अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से मैंने कल वीडियो तो बनाई थी, लेकिन फिर मेरा कैमरा ख़राब हो गया। 3 साल से बेचारा साथ दे रहा है, तो मेरी वो वीडियो ज़ाया हो गई। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इतनी ज़्यादा प्री पोल रिगिंग हुई, इतना ज़्यादा इमरान खान को डिस्कार्ड किया गया, उसको सज़ाएं दी, उसके लोगों को मारा कूटा, इसके बावजूद इमरान खान को वोट पड़ा। और मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ओपोनेंट हूँ। पसंद नहीं करता उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके काम करने के तरीके को। लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी में किसी को पसंद आए कि ना आए, वोट मैटर करता है। जिसको जितना वोट पड़ा है वो मैटर करता है। तो बहरहाल वोट तो पड़ा है इसको। और आर्मी को शुरू में तो आर्मी बहुत ज़्यादा बौखला गई थी। नवाज शरीफ भी, उसकी पार्टी में मतलब एक मातम छाया हुआ था, क्योंकि इन्होंने तो विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर ली थी कि पाकिस्तान में तो आर्मी हमेशा जो फैसला करती थी कि जिसको जितवाना है उसको जितवा देती थी। पहले से उनको फिगर्स भी पता होता था कि किसको मेजोरिटी देनी है और किसको टूटी फूटी हुकूमत देनी है। लेकिन ये सब होता था, और इस बार इनके सारे अंदाजे फेल गए। शायद ये और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि हम लोगों ने इतनी प्री पोल रिगिंग कर ली है, इसको इतना वो कर दिया है, कंफ्यूजन इतना फैला दिया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इसकी पार्टी का तो कोई हमने आने नहीं दिया। और इंडिपेंडेंट भी एक एक इलाके में नकली भी कैंडिडेट आ गए थे जो इमरान खान की पार्टी का होने का क्लेम करते थे। और एक अजीब सा कंफ्यूजन था। तो आर्मी ने सोचा कि नहीं, बाकी इन्होंने धांधली के लिए पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नवाज लीग को खुली छूट दी हुई थी कि आप उधर पोलिंग डे पे धांधली भी कर लेना, जो भी हो। इसके बावजूद आप सोचें कि ये सब ना होता तो शायद ये 90% सीटें ले जाता और पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाता। लेकिन बहरहाल अब आर्मी को झटका तो लगा। तो शुरू में इन्होंने जब होता यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 30 पोलिंग बूथ हैं या 50 हैं या 200 पोलिंग बूथ हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। क्योंकि एक मिसाल है, बलूचिस्तान में तो बड़े दूर दूर तक बड़े बड़े इलाके होते हैं, छोटी आबादी होती है। लेकिन कराची लाहौर में छोटे इलाके में बहुत ज़्यादा आबादी होती है। बलूचिस्तान में 20,000 10,000 वोट पे भी सीटें निकल जाती हैं। लाहौर कराची बड़े शहरों में 2-2 लाख 3-3 लाख के भी वोट के होते हैं। तो इसलिए कितने पोलिंग बूथ हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब हर पोलिंग बूथ से रिजल्ट आते हैं। अच्छा, होता यह है कि एक पोलिंग बूथ में जब इलेक्शन पोलिंग हो गई, वोटिंग हो गई, ख़त्म हो गया, अब वो हर पोलिंग बूथ में डब्बे जो होते हैं वो उधर ही हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट सामने बिठा के डब्बे खोले जाते हैं और वोट गिनती होती है। और फिर जब सारे डब्बों की वोट गिनती हो जाती है तो उस पोलिंग बूथ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वो एक फॉर्म 45 भरता है, जिसमें किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले उस पोलिंग बूथ से वो लिखता है, और वो फॉर्म 45 हर कैंडिडेट को देता है। फिर क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोज 100 पोलिंग बूथ हैं, तो 100 पोलिंग बूथ के फॉर्म 45 मिला के उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, सारे पोलिंग बूथ के ऊपर जो होता है, वो फिर इन 100 फॉर्म 45 के वोट जमा करके एक फॉर्म 47 बनाता है और डिक्लेयर करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये कैंडिडेट को इतने वोट पड़े, ये कैंडिडेट को इतने वोट पड़े, यानी उसमें विक्ट्री का अनाउंस होता है। अब शुरू में मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के फॉर्म 45 आने शुरू हुए तो पार्शियल रिजल्ट अनाउंस हुए कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 पोलिंग बूथ के रिजल्ट आ चुके हैं, इसके मुताबिक ये। अब उसमें शुरू के 2 घंटे में तो पीटीआई जा रही थी, शूट कर रही थी, 2/3 मेजोरिटी जैसे सूरत हाल आ गई थी। 180 सीटों की इनकी आवाज़ हो रही थी कि 180 सीट्स ले जाएंगी। अब वहाँ पे फिर आर्मी को अपना काम शुरू करना पड़ा, जिसमें कि वो मशहूर हैं। और उन्होंने फिर वो सारे पोलिंग बूथ्स पे रिजल्ट्स को रुकवाया, और फिर जो पोलिंग बूथ में जो उन्होंने चीज़ें की,
जिसके लिए ये मशहूर हैं, और रिज़ल्ट चेंज होना शुरू हुए। ऐसी भी धांधलियां हुई हैं कि मतलब बता नहीं सकते कि नवाज शरीफ के हलके में जहाँ पे नवाज शरीफ हार रहा था, वहाँ पे टोटल वोट हैं 293,000, 2,93,000 वोट हैं, लेकिन जो वोट पड़े हैं 2,94,000 हैं, और करेक्ट वोट 12,000 रिफ्यूज भी हुए वहाँ पे। यानी आप सोचें कि किस हद तक धांधली। और फिर क्या हुआ है कि कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, कई कंस्टिट्यूंसी के जिन्होंने P47 इशू किया था। अब एक मिसाल है कि इमरान खान का एक कैंडिडेट है, उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी के सारे पोलिंग बूथ से फॉर्म 45 आ गए थे। अब उसने कैलकुलेट करके अंदर हिसाब किताब कर लिया कि मैं जीता हूँ, लेकिन फॉर्म 47 आया तो उसमें वो हारा हुआ था। अब ये पूरे फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं कि भाई साहब हम जीते हुए हैं, ये देखें फॉर्म 45 हम पोलिंग बूथ से लेके निकले हैं, तो इनका टोटल देख लें हम जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सीटें जहां पे भारी अक्सरियत से जीत रहे थे लोग पीटीआई के, उनको ज़बरदस्ती हराया गया। जैसे ये सियालकोट की सीट बहुत मशहूर है। सियालकोट की इस सीट पे उस्मान डार भागा हुआ है पीटीआई का, तो उस्मान डार की मां ने वहां पे मुकाबला किया मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, जो कि एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, काफ़ी आउट स्पोकन रहे हैं। उनसे शुरू से ही वो जीत रही थी, और एक वक्त था कि 70,000 की लीड थी इसकी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए तो 18,000 वोट से हार गई। ख्वाजा आसिफ को 1,18,000 मिले और इनको 1,00,000 वोट मिले। जो 70,000 की लीड से जीत रही थी वो 18,000 से हार गई। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ खुद जिस सीट पे लड़ रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इमरान खान की कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर थी, कैंसर की मरीज़ है और जेल में है, जेल से कंटेस्ट कर रही थी, वो आखिर वक्त तक नवाज शरीफ से जीत रही थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए तो पता चला कि नवाज शरीफ जीत गए और डॉक्टर यास्मीन राशिदी जो है वो हार गई। और ये मुख्तलिफ सीटों पे ये सिचुएशन चलती रही। और एंड ऑफ द डे एमक्यूएम के हवाले से तो मैं स्पेशली आपको इस पर काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि मेरा अपना एमक्यूएम का हवाले से अनुभव रहा है। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन आई है ना, अभी आधे घंटे पहले तक, उसमें 265 में से 246 सीटों का कंप्लीट रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 246 सीटों में से 98 पीटीआई जीती है, 70 मुस्लिम लीग नून जीती है, 52 पीपल्स पार्टी जीती है, 15 एमक्यूएम जीती है, पीएमएल काफ कायदे आजम ग्रुप जो कहलाता है वो 3 जीते हैं, और 8 दूसरी पार्टियां हैं जिसमें जमात फजलुर रहमान है, दूसरी पार्टियां हैं। तो अजीज दोस्तों, इस सारे गोरख धंधे के बावजूद इस वक्त सिंगल पार्टी जो है ना नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी, वो पीटीआई है। नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी। नवाज शरीफ जो कि 70 सीटों के साथ है, उसने अनाउंस किया अपनी विक्ट्री स्पीच में कि हम इस वक्त सबसे बड़ी सिंगल पार्टी हैं। अब नवाज शरीफ टेक्निकली सही कह रहा है, क्योंकि 98 जो पीटीआई के हैं वो आज़ाद हैं, वो पार्टी नहीं है अभी। अब इनके साथ क्या होगा ये मैं आगे बताता हूँ। तो नवाज शरीफ ने फ़ौरन कहा है कि मैं शहबाज शरीफ को मैंने कह दिया है कि आसिफ जरदारी, एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह से मिलो और मिल के हम अपनी नेशनल गवर्नमेंट, यानी वही पीडीएम। अब यहाँ पे बिलावल भुट्टो जो कि अपनी कैंपेन में ना होने की बातें करता रहा है, और ना तजर्बाकारी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं। इसका बाप इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझता है। और लेकिन बिलावल ने इलेक्शन से 2 दिन पहले कहा था कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाता है तो हम उसकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, मैं नवाज शरीफ का फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूंगा। लेकिन अब इसको थूक के चाटना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिलावल और जरदारी दोनों पहुंच गए हैं लाहौर, एमक्यूएम वाले भी पहुंच गए हैं और फजलुर रहमान भी पहुंच गए हैं लाहौर में। शहबाज शरीफ और इसाक डार से इनकी मीटिंग हो रही है कि अगली हुकूमत कैसे बनेगी। अब उसमें जो मेन है ना वो 4-5, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून के पास भी
इतनी ज़्यादा सीटें का फ़र्क नहीं है कि पीपल्स पार्टी की 52 हैं और मुस्लिम लीग नून की 70 हैं। तो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून सारी पोजीशंस अपने पास रखेगी। अब उसमें बंदरबांट में ये होगा कि आसिफ जरदारी को इस उम्र में भी चस्के लगे हुए हैं, तो वो वापस सदर बनने की वो रखेगा। तो सदर बनने की ख्वाहिश फजलुर रहमान की भी है, लेकिन फजलुर रहमान के पास 2-3 सीटें हैं, तो इसलिए उसकी पोजीशन इतनी तगड़ी है नहीं, उसको एक आध 2 मिनिस्ट्रियों में टरखा दिया जाएगा। एमक्यूएम के पास 15 मिनिस्ट्रियां हैं, लेकिन 15 सीटें हैं, लेकिन एमक्यूएम हमेशा सस्ते में बिक जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये बेकार किस्म के लोग हैं और किस तरह जीते हैं ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एमक्यूएम को भी मिनिस्ट्रियों में टरखा देंगे। तो पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि जरदारी प्रेसिडेंट की सीट मांगेगा, बिलावल को चस्के लग गए फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ये लोग मांगेंगे। तो मुस्लिम लीग नून को भी इन 2 पोजीशन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, वो होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब चीज़ें अपने पास रखना पसंद करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वही डॉक्टर आ जाएंगे, पाकिस्तान के जो होता है ना हमारे गांव में जो खतना करता है बच्चे की, उसको लोग सर्जन समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक क्लर्क टाइप का है इसाक डार, इसको हम डॉक्टर समझते हैं फाइनेंस का, इकोनॉमी का। तो वो फिर आ जाएगा, आईएमएफ को भी उसके साथ अच्छी सेटिंग है तो चल जाएगा। होम मिनिस्टर कोई नून लीग का बन जाएगा। पंजाब प्रोविंस की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ आई है। पंजाब असेंबली में जो सीटों की पोजीशन है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, उसमें इमरान खान के इंडिपेंडेंट जो हैं वो 126 हैं और नवाज शरीफ के 123 हैं, पीपल्स पार्टी के 10 हैं। तो वहाँ भी ये मिल मिला के इनको टोटल अभी 267 सीटें अनाउंस हुई हैं 296 के हाउस में। तो इनको समझ लें कि 149 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। अभी एक और चीज़ भी आप याद रखिएगा कि अभी बाजार भी लगेगा, क्योंकि इमरान खान के जो हैं ना वो इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट के लिए ये है कि जब फुल एंड फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, इसके बाद इंडिपेंडेंट को चूज करना है विद इन 3 डेज कि वो किसी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं या अपनी एक पार्टी इंडिपेंडेंट मिल के बनाना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे बाजार लगेगा और जरदारी इस कारोबार में, असेंबली मेंबर के खरीदारी में सबसे मशहूर है। तो अभी नवाज शरीफ और जरदारी ये दोनों मिल के इन इंडिपेंडेंट की बोलियां लगाएंगे। इसमें जो बिल्कुल कच्चे होंगे वो तो टूट जाएंगे और चले जाएंगे, कोई नून लीग में, कोई पीपल्स पार्टी में, और इमरान खान की मेजॉरिटी जो नज़र आ रही है वो कम होती जाएगी। दूसरा, वहाँ पे आर्मी भी अपना खेल खेलेगी और वो इंडिपेंडेंट है, इनको गिरफ्तार करके तो उनके ऊपर केस बना के तो उनको टॉर्चर करके और मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करेगी कि इनको नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की तरफ धकेला जाए। तो अभी खेल बाकी है और आर्मी हार के भी वापस अभी जीतेगी, क्योंकि अब आर्मी ने संभाल लिया है सिचुएशन को और ऑलरेडी इमरान खान की जो 180 सीटों की मेजॉरिटी थी उसको 100 के करीब लेके आ गए हैं। और इसके बाद अभी जो इंडिपेंडेंट है, जाहिर है वो पार्टी के तो है नहीं, उसमें से 20-25 टूट जाते हैं और अगर वो ज़्यादा नवाज शरीफ के पास जाते हैं तो नवाज शरीफ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ज़्यादा जरदारी के पास जाते हैं तो जरदारी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब एक मिसाल है, इस वक्त 52 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, और ना पीपल्स पार्टी 30 इंडिपेंडेंट तोड़ लेती है तो 82 हो जाएंगे। नवाज शरीफ की 72 हैं। नवाज शरीफ अगर नहीं तोड़ सकता ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी हो जाएगी। तो ये फेडरल लेवल पे सिचुएशन है। इसी तरह पंजाब में इमरान खान के पास 126 हैं, 148 चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए। अब चीफ मिनिस्टर के लिए 148 इमरान खान की तरफ तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है सारे, बाकी तो पार्टियां हैं। तो उनके पास से भी इंडिपेंडेंट अब तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें पीपल्स पार्टी को 10 सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का सोच नहीं सकती, तो उसमें भी नवाज शरीफ कोशिश करके तोड़ के तो सिंगल हैंडेडली पंजाब में नवाज शरीफ हुकूमत बनाएगा।
सिंध में सिचुएशन क्लियर है कि वो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी रूल कर रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन ऐसे मैनिपुलेट करती है कि 117 अनाउंस हुई हैं सीट, 130 में से 117 अनाउंस हुई हैं और मेजॉरिटी के लिए 66 चाहिए। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी 80 सीटें जीत चुकी है। इमरान खान के 14 हैं और एमक्यूएम के 18 हैं। केपी में इमरान खान के लोग तगड़े हैं और केपी की 101 सीटें अनाउंस हुई हैं, उसमें 83 इमरान खान जीता है। तो केपी में एक नजर आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन होगा ये कि उनके ऊपर आर्मी पहले से ही जिसको भी जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि हैं तो इंडिपेंडेंट पार्टी तो नहीं है, तो उनको सख्ती से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध के हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जा सकती है। बलूचिस्तान ज़ाहिर आर्मी का रहता है। बलूचिस्तान में फजलुर रहमान की पार्टी ने मेरा ख्याल है 9 सीटें जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने 8 जीती हैं, नून लीग ने 7 जीती हैं और इसी तरह मिक्स है, तो बलूचिस्तान का तो मिक्स रहता ही है। अजीज दोस्तों, लेटेस्ट इसके बाद भी एक आया है पंजाब असेंबली का, लेटेस्ट है 292 सीटें अनाउंस हो गई हैं 297 में से, जिसमें से मुस्लिम लीग नून है ना, उसकी 144 हो गई हैं। तो इसको अपनी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सिर्फ 5 और चाहिए, जो कि आराम से वो तोड़ लेगी दूसरी पार्टियों से। तो अजीज दोस्तों, अब फॉर्म 45 जो कि पोलिंग बूथ से मिलता है, इसकी कैलकुलेशन करके पीटीआई ने अनाउंस किया है कि हमने 180 सीटें जीती हैं। लेकिन सुनता कौन है? जैसे ये सलमान अकरम राजा है, ये इमरान खान का वकील था और बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, इस्लामाबाद से खड़ा हुआ था। ये मेजॉरिटी से जीत रहा था और सुबह 5 बजे तक जीत रहा था और फिर इसके बाद ऐसा पलटी खाई कि हार गया। अब ये फौरन उसने लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। उसने कहा कि भाई साहब ये क्या ड्रामा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रोक दिया है कि इसकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजल्ट अनाउंस नहीं करे अभी, और लाहौर हाई कोर्ट देखेगी इस मामले को। वो तगड़ा वकील है सलमान अकरम राजा, तो उसको इस तरह हराना मुमकिन नहीं होगा। सॉरी, ये इस्लामाबाद का केस नहीं था, ये लाहौर 128 का था और लाहौर हाई कोर्ट ने ओन चौधरी की विक्ट्री रोकने का ऐलान कर दिया है और अब इस पे सुनवाई होगी। अजीज दोस्तों, खुल के धांधली हुई है। ये देखें, 1970 के इलेक्शन जो थे ना, जो पाकिस्तान के हिस्ट्री के ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, उसमें 167 सीटें मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती थी, पीपल्स पार्टी 85 और बाकी छोटे मोटे मिला के। तो सिंपल मेजॉरिटी मिल गई थी मुजीबुर रहमान को। इन्होंने मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और वो बांग्लादेश बन गया। यहाँ पे सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, इसलिए कि एक तो ये कि इमरान खान के लोगों के साथ आर्मी ने इस हद तक सख्ती कर चुकी है 9 मई के प्रोटेस्ट के बाद कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलेगा। और दूसरा ये कि टेक्निकली इमरान खान को हराया जाएगा ना, मतलब ये है कि जैसे इनके बंदे तोड़ दिए जाएंगे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब मिल मिला के अपनी वो बना लेंगे हुकूमत। तो ये है कि प्रोटेस्ट वगैरह होगा नहीं और ये काम चलता रहेगा और आर्मी का मकसद पूरा हो जाएगा कि आर्मी चाहती है कि एक हंग पार्लियामेंट हो, एक लटकती हुई पार्लियामेंट हो, जिसको जिस तरह ये चाहें ब्लैकमेल करके चलाते रहें, जब मर्जी आई तोड़ दें। तो पाकिस्तान की जो परंपरा रही है ना कि 5 साल कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरे नहीं करता, वो परंपरा इस बार भी पूरी होती नज़र आ रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के इस इलेक्शन को खूब लताड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, कई कांग्रेसमैन ने सख्ती से इस पे बयान दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये बिल्कुल फ्रॉड और ढकोसला इलेक्शन है। इंडिपेंडेंट अखबार ने भी इसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में
कर्फ्यू लगा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान को कि पूरी जो इरेगुलरिटीज़ हैं इसकी इंक्वायरी कराई जाए। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में शौक पैदा कर दिया आर्मी को, और यह है कि आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जैसे कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में जो फ्रॉड हैं उनकी इंक्वायरी करानी चाहिए। और जबकि पाकिस्तान के अखबारात ने तो 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उस दिन स्पेशल सारे ही अखबारों ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए कि वो पाकिस्तान आर्मी की कंधों पे बैठ के आ रहा था और नज़र आ रहा था कि वो जीत जाएगा। लेकिन बहरहाल हम इस बात की बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है। अब मुझे पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि डेमोक्रेसी में मेरी आवाज़ अकेले की चलेगी या जो इसको पसंद नहीं करते उनकी चलेगी। मेजॉरिटी ने अपना फैसला दे दिया है। और बहरहाल पाकिस्तान में इमरान खान और कराची के हवाले से मैं ये कहूँगा कि MQM हमेशा से ही डब्बे भरती आई है पोलिंग बूथ में और रिगिंग भर के करती थी। मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ कि किस तरह इलेक्शन से एक रात पहले ही आधे बैलेट पेपर MQM के ऑफिसर्स के पास आ जाते थे और फिर MQM के लोग पूरी रात बैठ के ठप्पे मारते थे। और सुबह जब मैं अपना वोट डालने जा रहा हूँ तो 750 पर्चियाँ और डब्बे में डाल रहा हूँ और 11 बजे तक तो डब्बे भर जाते थे, इतना वोट पड़ जाता था। ये नहीं कह रहा मैं कि MQM का वोट बैंक नहीं है, कराची में बिल्कुल है, लेकिन जितना वो मार्जिन होता है ना वो उतना मार्जिन नहीं है। MQM लाख लाख वोट से जीतती रही है और इस बार मार्जिन कम रहा है। रात को MQM वाले हार रहे थे तकरीबन सीटों पे, लेकिन फिर ये सारे गुंडे मवाली हैं जो MQM के, जिनको आर्मी ने अल्ताफ हुसैन से अलग करके इनकी मतलब इनके ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर हुआ, इनकी फैमिलीज के ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर हुआ, उनकी वीडियोस बनाई गई, इनकी करप्शन की फाइलें दिखा के इनको ब्लैकमेल करके अल्ताफ हुसैन से अलग किया गया। अब ये आर्मी के सबसे वफादार कुत्ते हैं जो MQM पाकिस्तान वाले हैं, ये आर्मी के सबसे वफादार कुत्ते हैं। इनमें मुस्तफ़ा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, फारूक सत्तार हो, ये जितने हैं ना ये झूठ और रिगिंग से जीते हैं। इनके डब्बे भरे गए हैं मुस्तफ़ा कमाल की। मैं आपको इस वीडियो में कोई वीडियो नहीं दिखा रहा कोई भी, इसकी वजह यह है कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें रिगिंग के बारे में है। मुस्तफ़ा कमाल एक पोलिंग बूथ में घुसा है, डब्बे भर भर के लेके गया और वहाँ से डब्बे उठा के अपने डब्बे उधर रख दिए हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में MQM के किसी भी कैंडिडेट के लिए कुत्ते का बच्चा इस्तेमाल करना चाहूँ ना तो बेस्ट कैंडिडेट मुस्तफ़ा कमाल है। मैं भी जो 2 साल जमशेद टाउन का मेयर रहा था तो उस वक्त ये कराची का मेयर था, सिटी मेयर था, और मेरी ज़िंदगी भी इसने हराम की हुई थी। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे जमशेद टाउन के मामलात में ये खूब दखल अंदाजियाँ करता था। और MQM के जो वहाँ के ऑफिसेस थे MQM के पॉलिटिकल पार्टी के, उनके लोगों को मेरे खिलाफ काम करवाता था और मेरे लिए इतनी लाइफ टफ कर दी थी कि मुझे मजबूरन फिर इस रिज़ाइन करके जाना पड़ा। तो इस आदमी से गंदा आदमी मिलेगा नहीं आपको। ये इस वक्त 22 करोड़ रुपए की बंगले में रह रहा है, 5 करोड़ रुपए की बम प्रूफ गाड़ी में घूम रहा है, और इसने जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा इसकी बीवी शायद मलेशियन है या कहीं उधर की है, वहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट की भी खबरें आती हैं। और हालत ये थी कि 2009 में जब ये सिटी मेयर से इसका टेन्योर ख़त्म हुआ तो इसने अल्ताफ़ हुसैन के पास लंदन में आके पाँव में बैठ कर कहा था कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं। तो अल्ताफ़ हुसैन ने इसको 50 लाख रुपया दिया था कि बेटा कराची में कोई अपार्टमेंट ले लो। लेकिन इसके 4 साल बाद 2016 में इसने ये बंगला खरीदा है जिसकी आज मार्केट वैल्यू 22 करोड़ है।
तो चोर हैं सारे, डाकू हैं। ये फैसल सब्जवारी हुआ, ये इस फटे हुए कुर्ते पजामे पहन के आता था 90, चप्पल पहन के आता था बस में बैठ के। आज 2 बीवियां रखी है, एक अमेरिका में रखी है, उसका खर्चा चला रहा है, एक इधर रखी है। और ये सारे चोर चमाट हैं। और रिगिंग से एमक्यूएम ने 15 सीटें निकाली हैं कराची में, और 22 सीटें शायद प्रोविंशियल असेंबली की निकाल ली हैं। तो ये है कि बहरहाल ऑल इन ऑल आर्मी अब खूब अच्छी तरह से खेलेगी। अगले 1 हफ्ते तक तो आपको ये बाजार मिलेगा जिसमें खरीदो फरोख्त होगी, नेगोशिएशंस होंगी। जिस तरह लूट का माल डाकू बैठ के फिर डिवाइड करते हैं ना, कि तुम्हारा इतना है मेरा इतना। तो अब ये नवाज शरीफ, जरदारी, एमक्यूएम, फजलुर रहमान बैठ के, अब गिद्ध होता है ना, गिद्ध नोचता है जैसे, अब ये नोचेंगे। और पाकिस्तान में एक ऐसी पार्लियामेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसको आईएमएफ भी खुशी खुशी कर्जे देगी कि, और इनकी इकोनॉमी को संभाला देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सब टेम्परेरी है। पाकिस्तान का टूटना लाजमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की मिलिटेंसी जो इस वक्त टेररिज्म चल रही है वो, पाकिस्तान में आज़ादी की जो तहरीक बलूचिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान में पीओके गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में सेक्टरियन डिवाइड, बहुत अभी टफ लाइफ है। लेट्स सी कब तक ये पाकिस्तान जिंदा रहता है। अजीज दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।